हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे संगम काल के अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, हम संगम काल पढ़ रहे थे जिसमें हमने चोल, चेर, पांड्य वंश के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। अब हम उनके अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। संगमकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण थी। ठीक है, कृषि के अंतर्गत देखते हैं कावेरी डेल्टा काफ़ी उपजाऊ थी। कावेरी नदी का जो डेल्टा वाला जो क्षेत्र है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो नदी वाला जो डेल्टा है वो काफ़ी उपजाऊ थी। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा भी जाता है कि एक हाथी के बैठने की जगह में 7 व्यक्ति के लिए धान की उपज हो सकती थी। ठीक है, इस समय फसल विभिन्न प्रकार के फसल थे। धान, रागी, गन्ना, हल्दी, इस प्रकार के फसल उगाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे किसानों को वेल्लाल कहा जाता था। इस बारे में ध्यान रखिएगा कि कृषि जो जो कृषक थे, किसान थे, उन्हें वेल्लाल कहा जाता था। और जो प्रमुख किसान था या प्रमुख जो वेल्लाल था उसे वेलिट कहते थे। ठीक है, प्रमुख जो वेल्लाल था या किसान था उसे वेलिट कहते थे। और इन वेलिटों ने सबसे पहले लाल काले मिट्टी के बर्तन और लोटे के आविष्कार किए। वेलिट लोगों ने ही, या जो प्रमुख किसान हुआ करते थे, उन्होंने लाल काले मिट्टी के बर्तन आप देख सकते हैं, जो लाल कलर या काले कलर में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं, एवं छोटे छोटे मिट्टी के लोटे जो हुआ करते थे, उनका आविष्कार वेलिट लोगों ने ही किया था। कडेसियर जो निम्न वर्ग की कृषक महिला होती थी, शूद्र वर्ग की कहना चाहिए, शूद्र वर्ग की जो कृषक महिलाएं होती थी उन्हें कडेसियर कहा जाता था। ठीक है, चावल और गन्ने से इस समय शराब भी बनाई जाती थी। संगमकालीन में चोल, चेर, पांड्य जो वंश थे उनके अंतर्गत जो कृषक वर्ग थे, तो चावल और गन्ने के द्वारा वो शराब का निर्माण भी करते थे। अदरक और तिल के द्वारा तेल निकाला जाता था। ठीक है, तिल का तेल अभी भी निकाला जाता है। सिंचाई की व्यवस्था देखें, संगम काल में सिंचाई कुएं, तालाब और नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। वैसे तो नहरों का निर्माण नदियों के ऊपर बांध बना के किया जाता था। ठीक है, प्रमुख अगर सिंचाई का स्रोत देखें तो यहाँ पे तालाब ही थे, क्योंकि दक्षिण भारत की मिट्टी कठोर थी, इसलिए तालाब में पानी जमा हुआ करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समय के शिल्प देखते हैं, तो शिल्प में धातु, मिट्टी के बर्तन और वस्त्रोद्योग प्रमुख थे। धातुओं का निर्माण चोल शासकों के द्वारा काफ़ी उन्नत अवस्था में पहुंच गई। धातु के बर्तन या धातु के जो मूर्तियां बनाई जाती थी, वैसे अगर देखा जाए तो चोल शासक में कांसे की ज़्यादातर मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, नटराज की मूर्ति जिसमें प्रमुख है। मिट्टियों के भी बर्तन निर्माण किए जाते थे। और वस्त्र का जो उद्योग है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, सूती वस्त्र का उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध था। यहाँ पे जो काटने का जो कार्य है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, वस्त्रोद्योगों के लिए। पत्थर को तराशने का कार्य भी काफ़ी उन्नत था। ठीक है, पत्थरों को तराशा जाता था, उनसे विभिन्न प्रकार के मनके एवं ये सब हीरे वगैरह तराशने का कार्य किया जाता था। ठीक है, ये पुलयन क्या कौन कहलाते थे? जो चमड़े व रस्सी के उद्योग में जो लोग लगे हुए थे उन्हें पुलयन कहा जाता था। संगम काल में इन्हें, जो चमड़े व रस्सी के उद्योग में लगे लोग हुआ करते थे, उन्हें पुलयन कहते थे। ठीक है, और जो सूती वस्त्रोद्योग में लगे लोग होते थे उन्हें उरैयूर कहते थे। ठीक है, और एक बात, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये उरैयूर जो है वो सूती वस्त्रोद्योगों के लिए प्रसिद्ध थी। उरैयूर एक जगह का नाम है, सॉरी गलती हो जाती है। उरैयूर एक जगह का नाम है जो कि सूती वस्त्रोद्योग हेतु प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य में सुविकसित वस्त्रोद्योग थे। ठीक है, यहाँ पे वस्त्रों का जो निर्माण उद्योग था वो चोल साम्राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध था। और चोलों की समृद्धि का कारण भी वस्त्रोद्योग ही थे। वहाँ पे वस्त्रोद्योग इतने उन्नत अवस्था में थे कि चोल साम्राज्य समृद्ध हो चुका था इस वजह से ही। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यापार देखें संगम युगीन काल में, तो वस्तु विनिमय, अधिकतर जगहों पे वस्तु विनिमय प्रचलन में था। अंतर्राज्यीय अगर जगहों में भी देखें तो वस्तु विनिमय ही था, एक राज्य से दूसरे राज्य में। वस्तु विनिमय क्या होता है? अगर कोई ए व्यक्ति है और ए बी व्यक्ति है, अगर ए व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये बी व्यक्ति से ले सकता है, और बी वस्तु को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये ए वस्तु से ले सकता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि अगर इसके पास आलू है और इसके पास टमाटर है, इसे आलू की ज़रूरत है, इसे टमाटर की ज़रूरत है, तो इसने यहाँ से टमाटर ले लिया और इसने इससे आलू ले लिया। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय किया जाता था। ठीक है, आंतरिक और विदेशी व्यापार जो है वो काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। ठीक है, कलिंग जो कि दक्षिण का प्रवेश द्वार था,
इसमें अशोक ने, जो कि मौर्य साम्राज्य का शासक भी था, कलिंग विजय इसीलिए किया था क्योंकि वो दक्षिण के व्यापार में प्रवेश पाना चाहता था। ठीक है, इस समय का जो रोम व्यापार है, रोम मिस्र, चीन और मलय द्वीप के साथ भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था। विदेशों से भी व्यापार हुआ करता था। प्रमुख आयात की वस्तुएं देखते हैं। आयात में शराब, सोना, सीसा और घोड़ा क्योंकि प्रमुख ये थी युद्ध आदि कार्यों हेतु, तो इस प्रकार से आयात किया जाता था। निर्यात, भारत से मसाला, वस्त्र और मोतियों का निर्यात किया जाता था संगम काल में दक्षिण भारत से। ठीक है, आगे देखते हैं। बंदरगाह देखते हैं। विभिन्न प्रकार के बंदरगाह इस समय थे। चोल शासकों हेतु कावेरीपट्टनम, पुहार बंदरगाह जिसे पहले कहा जाता था, अभी वर्तमान में जिसे कावेरीपट्टनम कहते हैं। ठीक है, तो चोल शासकों का कावेरीपट्टनम काफ़ी प्रसिद्ध था। पांड्य शासकों का अरिकमेडु, जो पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी बंदरगाह, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, और कोरकई बंदरगाह मोती और मछली के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, चेर वंश के जो थे उनके मुजरिस और टोंडी बंदरगाह उनके प्रसिद्ध थे। ठीक है, चेर साम्राज्य के जितने भी मतलब व्यापार हुआ करते थे वो मुजरिस और टोंडी बंदरगाह से ही होते थे। हमें यवन बस्ती, मुजरिस, टोंडी और पुहार से अभी उत्खनन द्वारा प्राप्त हुआ। पुरातात्विक उत्खनन जैसे हम करते हैं तो मुजरिस, टोंडी और पुहार से हमें यवन बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अरिकमेडु बंदरगाह से हमें रोमन द्वीप के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, द्वीप का अर्थ यहाँ पे दीपक से है, दिए जो होते हैं। ठीक है, दिया, तो इस प्रकार से अरिकमेडु से हमें रोमन द्वीप के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। जो सार्थवाह होता था, व्यापारियों का सार्थवाह अर्थात व्यापारियों के जो प्रमुख होते थे उन्हें बासा तुजबा कहा जाता था। ठीक है, बासा तुजबा कहा जाता था। और जो समुद्री व्यापारियों का जो सार्थवाह होता था या जो प्रमुख होता था व्यापारियों का, उसे माना निकम कहते थे। ठीक है, भूमि की इकाई माँ और वेली थी। ठीक है, भूमि मापने की जो इकाई थी वो माँ और वेली हुआ करती थी। तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने संगमकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि देखे। ठीक है, कृषि में कौन कौन से फसल थे इस बारे में चर्चा की। शिल्प देखा, शिल्प कहाँ कहाँ पे कौन से चीज़ों, शिल्पी उद्योग एवं विभिन्न मिट्टी के या धातु के बर्तन कहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में चर्चा की। आगे हमने व्यापार के बारे में अध्ययन किया, आयात निर्यात की वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, बंदरगाह देखे, बंदरगाह कहाँ पे हुए। ठीक है, और भूमि की इकाई के बारे में चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।